हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत एमआरएफए प्रोग्राम में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से कहा जाए तो एमआरएफए खत्म कर दिया गया है और सीधे रफाल को ही यहाँ पर चॉइस बनाते हुए 114 एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बढ़ा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसको हम कई सालों से कह रहे हैं कि एमआरएफए को लेकर फालतू में दोबारा से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एमएमआरसी कंपटीशन में हम वैसे ही लगभग एक दशक बर्बाद कर चुके थे, जिसके बाद हमने 36 रफाल्स को प्रिक्योर किया था 126 ओरिजिनल प्रिक्योरमेंट नंबर के बजाय, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2016 में साइन हुआ था और 2020 के अराउंड से ये एयरक्राफ्ट हमें मिलना चालू हो गए थे। और उसके कुछ समय बाद ही 114 एडिशनल एयरक्राफ्ट को लेने की बात आगे आई थी, लेकिन वो एमआरएफए कंपटीशन के अंतर्गत आई थी, जिसमें अगेन कहा जा रहा था कि जैसे एमएमआरसीए में पार्टिसिपेशन हुआ था मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म्स का, वो चीज़ दोबारा होगी। और उसके बाद कई एरोस्पेस जायंट्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स को इंडिया को ऑफर भी किया था। और तब भी हम जब इसके बारे में बात करते थे तो यही कहते थे कि रफाल ही एडिशनल लेना सेंस बनाता है, क्योंकि आप 36 इनको पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तरीके का इकोसिस्टम अगर आप इसको लेकर तैयार कर लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और क्योंकि अब से हम जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म प्रिक्योर करेंगे ये हमारे इंडिजिनस होंगे, तो बेहतर यही है कि जो प्लेटफॉर्म हम इंपोर्ट कर चुके हैं उन्हीं के नंबर्स को बढ़ाया जाए और कोशिश करी जाए कि कैसे इनको इंडिजनाइज किया जाए और लोकली प्रोड्यूस करते हुए एक इकोसिस्टम इनके अराउंड डेवलप किया जाए, ताकि हम ओईएम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि फ्यूचर में हमारे जितने दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे ये सारे इंडिजिनस होंगे, तो एक ही प्लेटफॉर्म को लेकर थोड़े बहुत चेंजेस के लिए भी ओईएम के पास वापस जाना सेंस नहीं बनाता है। पास्ट में ये हम झेल चुके हैं मल्टीपल ओरिजिन्स के प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करके, इसलिए रफाल के सिवाय दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेंस बनाता ही नहीं था। और ये चीज़ हम पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है ये सरप्राइजिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर कुछ होता तो वो इलॉजिकल होता। एक और जो बड़ा पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है जो कि रफाल के फेवर में जाता है वो ये है कि 36 रफाल्स को हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर नए रफाल हम प्रिक्योर करते हैं तो इनके स्क्वाड्रंस को ऑपरेशनल करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म लिया जाता है तो पहले तो अपने पायलट्स उसके लिए आपको ट्रेन करने होते हैं, फिर क्रू को ट्रेन करना होता है, फिर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को समझना है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आप उन्हें कैसे ऑपरेट करेंगे ये समझना है, फिर जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको मास्टर करना है। और इसमें कम से कम आधे से 1 दशक का समय लग जाता है। और इंडियन एयरफोर्स की जो हालत चल रही है, जो स्क्वाड्रन संख्या फिलहाल है, हमारे पास समय नहीं है कि हम एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आए और उसको मैच्योर करने में आधा से 1 दशक वेस्ट करें। रफाल के साथ केस ये होगा कि जब ये नई डील का रफाल इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, तब तक जो पहले रफाल प्रिक्योर किए गए थे वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 1 दशक को क्रॉस कर चुके होंगे। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन प्लेटफॉर्म को लेकर रहेगा और तुरंत ही ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो प्रपोजल है उसके अगर विस्तार में हम जाएंगे तो ये कुछ ऐसा है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यहाँ से आइडियल एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये करीबन 2 लाख करोड़ की डील होगी, लेकिन ये मेड इन इंडिया रफाल होंगे। करीबन 60% के ऊपर इंडिजिनस कंटेंट यहाँ पर रहेगा। मोस्ट लाइकली एवियोनिक्स स्वीट इंडिजिनस हो सकता है। उत्तम इंटीग्रेशन का प्रपोजल नेवी के रफाल से ही एग्जिस्ट करता है। खैर, नेवी के रफाल में उत्तम इंटीग्रेट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर समय और कॉस्ट ज़्यादा जा रहा था, पर यहाँ पर हमारे पास समय है तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी जो इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन है इसके लिए एग्रीमेंट नेवी की डील में ही साइन हो गया था। तो ये जो बड़ी डील है इसके होने के इंडिकेशन पहले से ही मिल रहे थे, क्योंकि 26 एयरक्राफ्ट के लिए आप इंडिजिनस वेपन का इंटीग्रेशन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ में इस प्लेटफॉर्म के फ्यूसलाज को इंडिया में बनाने के लिए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर 26 एयरक्राफ्ट के लिए ये सब ऑफर हो रहा है तो डील खाली 26 एयरक्राफ्ट की नहीं है। उसके बाद एयरक्राफ्ट की एमआरओ फैसिलिटी ओपन करी गई। उसके बाद इंजन की एमआरओ फैसिलिटी भी इंडिया में ओपन करी जाएगी। और जो साफरान के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन एएमसी के लिए बनाना है, उसके लिए भी काफ़ी हद तक इस डील की वजह से नेगोशिएशन करने में आसानी हुई होगी। बाकी कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़ भी आई है कि डसॉ एविएशन द्वारा ड्राल यानी कि डसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में मेजॉरिटी शेयर परचेज किए जाएंगे। तो ओनरशिप इनके हाथ में जा रही है। तो डसॉ द्वारा जो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ाई जा रही है वो यूं ही नहीं बढ़ाई जा रही है, एक लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो एयरफोर्स का प्रपोजल है ये भी उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। 60% इंडिजिनस कंटेंट यहाँ पर होंगे। इवन Su-30 MKI में ये अब जाकर पहुंच रहा है। बाकी ये तो क्लियर है कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में बनेंगे, पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो M88 इंजन है क्या उनको भी इंडिया में बनाया जाता है। बाकी इंजन के एमआरओ का तो कंफर्म है कि ये इंडिया में होगा। तो अभी जो स्टेटस है वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ केस या फिर जो प्रपोजल है 114 रफाल एयरक्राफ्ट का, ये इंडियन एयरफोर्स
डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ ही दिनों पहले दे चुकी है और अब ये कंसिडरेशन में है और डिफेंस मिनिस्ट्री की जो डिफरेंट विंग्स हैं वो इसको गो थ्रू कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अल्टीमेटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा, जहां से क्लियरेंस मिलने के बाद चीजों को आप डन समझिए। मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत साइन किया जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि इसमें 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। तो ये डील मोस्ट लाइकली 2026 या फिर 2027 तक साइन हो सकती है, जिसके 3 साल बाद पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होने के चांसेस रहेंगे और मोस्ट लाइकली जो इनिशियल बैच रहेगा वो डायरेक्टली फ्रांस से आएगा। तो 2030 से पहले आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। तो उस समय तक रफाल के F5 वर्जन भी फ्रांस द्वारा सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे होंगे। तो अब हमारा जो रफाल होगा ये किस कॉन्फ़िगरेशन का होगा ये तब पता लगेगा जब इस डील के बारे में और डिटेल्स निकलकर सामने आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि हमारा जो रफाल होने वाला है ये फ्रेंच रफाल F5 से डिफरेंट होगा। मोस्ट लाइकली जो एवियोनिक्स स्वीट है ये तेरस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोग्राम से शेयर करें। बाकी वेपन पैकेज भी यहाँ पर डोमेस्टिक होगा। इवन जो हमारे इन सर्विस रफाल हैं उनमें भी डोमेस्टिक वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाना है और इस मामले में हम फ्रांस से आगे हैं अगर 1-2 जगहों को छोड़ दें। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेपन्स के मामले में फ्रांस जो है ये स्ट्रगल कर रहा है। रफाल का जो वेपन पैकेज है उसमें अगर आप मीटियोर को हटा दें या फिर स्कैल्प को हटा दें तो दूसरे वेपन्स आपको बहुत इंप्रेसिव नहीं मिलेंगे। इवन कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल यहाँ पर नहीं है। वहीं पर इंडिया द्वारा जिस तरीके के वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं ये हर मामले में फ्रांस द्वारा ऑफर किए गए वेपन्स से बेहतर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी एक और चीज़ इससे क्लियर हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस से एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अगर प्रॉब्लम इनके साथ होती तो एयरफोर्स इतने बड़े नंबर्स इनके ना लेते और होना भी चाहिए। जिस तरीके की डैमेज इन्होंने अपनी स्कैल्प मिसाइल के थ्रू पाकिस्तान में मचाई है वो काबिल तारीफ है। साथ में PL-15 मिसाइल को जिस तरीके से इनके स्पेक्ट्रा EW स्वीट ने न्यूट्रलाइज किया है वो भी इम्प्रेसिव है। जो PL-15 के मल्टीपल रैकेजेस मिले हैं वो ऐसे ही नहीं मिले हैं। तो ये अपनी जनरेशन में और अपनी कैटेगरी में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। बाकी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो हम 114 एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे हैं इसके लिए हम करीबन 2 लाख करोड़ खर्च करने वाले हैं, ये हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को अफेक्ट करेगा। स्पेशली तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा जहाँ पर नंबर्स कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर साफ थी कि उन्हें MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने ही करने हैं। इवन तेरस मार्क 2 के बड़े नंबर्स लेने के बाद भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो 114 एयरक्राफ्ट से पूरी नहीं होगी। इवन इसके बाद भी हो सकता है 200 के आसपास आपको तेरस मार्क 2 लेने हो। इसको लेने का आपको जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम से थोड़ा प्रेशर हट जाएगा। तेरस मार्क 1 आ ही रहे होंगे, साथ में रफाल भी जब सर्विस में इंडक्ट होने लगेंगे तो स्क्वाड्रन संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और जो पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट है उनको भी रिटायर करने का रूम मिलेगा। और तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम में भी अगर थोड़ी बहुत डिले होगी तो एयरफोर्स को उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तेरस मार्क 2 तेरस मार्क 1A की कंप्लीट डिलीवरीज के बाद ही सर्विस में इंडक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम 97 एडिशनल तेरस मार्क 1A की डिलीवरीज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज साफ थी कि 114 एयरक्राफ्ट आपको अलग से लेने पड़ेंगे तेरस मार्क 2 के पिक्चर में होने के बावजूद। हम यहाँ पर इसलिए सेटिस्फाइड हैं कि और ज़्यादा समय हम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो कि पहले कर चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।